हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अभी तक जो मेरे साथ इतिहास आप पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, उसमें से मैं आपको बताता चला था। चैप्टर का नाम जैसा कि मैं बताया था कि राजा, किसान और नगर। किसानों से ही नगर बना और किसानों से ही राजा का उत्थान होता है। कैसे होता है? सबसे पहले मैं किसानों की ही बात किया था और उसमें आपको बताता चला था कि किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कैसे बढ़ा। उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीक का कुछ इस्तेमाल हुआ, कुछ लोहे का जो आविष्कार हुआ था उसका देन है, और इस तरह से उत्पादन बढ़ा तो उसका अधिशेष जो जमा हो रहा था उससे कर व्यवस्था राजाओं का बढ़ रहा था। लाजमी अगर कर व्यवस्था ज़्यादा होगा तो राजकोष बढ़ेगा और उस राज्य का विस्तार होगा। अर्थात कहीं ना कहीं किसानों ने राजाओं का उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज देखेंगे बेसिकली नगर का विकास होगा। नगर का जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक व्यापारिक वर्ग का उदय होगा और दूसरा शिल्पकार, साहूकार, उसके बाद बढ़ई, लोहार, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का उदय होगा। इसका मतलब समाज में ठीक ठाक विषमता देखने को मिलेगा और जो समाज अब तक वस्तु विनिमय कर रहा था वो अब आपको धीरे धीरे मुद्रा विनिमय की तरफ चलता नजर आएगा। जब मुद्रा विनिमय की तरफ टर्न लेगा तो ऐसे में जाहिर सी बात है करेंसी की वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी और अलग अलग धातुओं के माध्यम से मुद्राओं का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि देखेंगे कि गोल्ड का प्रचलन और सिल्वर का प्रचलन और तांबे का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में कई राजाओं ने गोल्ड का सिक्का चलाया और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया। तो तीनों का आंसर दूंगा। जो सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाएंगे वो है हिंद यूनान, और जो सबसे प्योर चलाएंगे वो कुषाण वंश के कनिष्क होंगे, और जो सबसे ज़्यादा चलाएंगे बल्क मात्रा में सोने का सिक्का वो होंगे गुप्त साम्राज्य। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें आती चली जाएगी मैं आपको बताता चलूँगा। मैं अभी चैप्टर का स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज का वो है भूमिदान और नए ग्रामीण। इसका क्या मतलब हुआ कि भूमिदान लोग करेंगे और नए जो ग्रामीण होंगे वो किस तरह से अपना भूमि का दान करने की कोशिश करेंगे। कुछ राजाओं के द्वारा भूमिदान किया जाएगा, कुछ राजकुमारी के द्वारा दान दिया जाएगा। वो सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। आरंभिक शताब्दी से ही भूमिदान की प्रथा चली आ रही है। दूसरी बात देखेंगे अभिलेखों में जिक्र है इसका, तो यही इसका स्रोत है कि कहाँ से पता चला, तो ये अभिलेखों से पता चला। एक प्रभावती गुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया था समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती गुप्त। इनका विवाह होता है वाकाटक शासक से, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये दक्कन के क्षेत्र में उस समय शासक होते थे। ये एक भूस्वामी थी। जनरली आप देखेंगे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसी वजह से आप पढ़ रहे हो और इसी वजह से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये एक भूस्वामी थी, अर्थात ये भूमिदान की थी, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, फिर भी इनके पास संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये इसलिए ये खास बन जाता है और इसीलिए एग्जाम का हिस्सा बन जाता है। देखिएगा कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि चंद्रगुप्त की पुत्री कौन थी। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था, क्या उन्हें भूमि का अधिकार दिया गया था। अलग अलग ऑप्शन बना के आपसे पूछ लेगा, एक सही, दो सही, तीनों सही, चारों सही, ऐसा। नेक्स्ट, नगर एवं व्यापार। दोस्त, जब जब नगर का विकास होता है, वर्तमान में भी आप देखते होंगे, देखिए इतिहास पढ़ते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ वर्तमान से कंपेयर करें, वो आपका जीवंत हमेशा दिमाग में रह जाएगा, चिरकाल तक वो हटेगा नहीं आपके दिमाग से। बशर्ते आपको कंपेयर करना सही तरीके से आना चाहिए। हमेशा मगअप करने पे नहीं दिमाग रखना चाहिए, याद करने पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, जब मैं कह रहा हूँ कि नगर और व्यापार, इसका मतलब जब नगर का विकास होगा तो अपने आप धीरे धीरे वहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, यही चीज़ समझाता हूँ। देखिए नए नगर कुछ निर्माण हुआ 600 BC, 600 ईसा पूर्व में उदय हो रहा था नए नगरों का। अगली बात आगे देखेंगे, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता दीजिएगा कुल कितने महाजनपद थे, ये कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे। नेक्स्ट, व्यापारिक मार्ग के निकट बसे थे। इसका मतलब क्यों व्यापारिक मार्ग के निकट नगर को बसाया जाएगा, क्योंकि व्यापार होगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल दे दूं, देखिए पाटलिपुत्र जल मार्ग के निकट है, आपको याद ही होगा, यहाँ पे गंगा रिवर। मगध की राजधानी भी थी, तो मैंने बोला ना राजधानी भी होता था, जल मार्ग के निकट होता था, या कोई भी व्यापारिक मार्ग के निकट होता था। मथुरा का एग्जाम्पल है, देखिए ये भी व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र माना जाता है। इसका मतलब वहाँ भी व्यापार हो ही रहा था, ठीक है। अगली चीज देखेंगे नगरीय जनसंख्या। तो
तो नगरीय जनसंख्या, अभी तक मैं आपने क्या देखा कि नगर का व्यापार कैसे उत्थान हुआ, और अगर नगर का व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उस नगर में लोग प्रवास करेंगे, तो प्रवास करेंगे तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? प्रवास या आप्रवास लिखना उचित होगा, आप्रवास लिखिए। आप्रवास का मतलब जो ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़े होंगे, आपको माइग्रेशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाए हो, वैसे भी शायद बहुत जल्द ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हूँ वापस 12th क्लास का सेकंड बुक, तो मैं वहाँ पे डिटेल से आपको बताऊंगा। अगली बात समझिए, नगरीय जनसंख्या में मैंने क्या बोला कि लोग आप्रवास हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जनसंख्या आने लग गया, तो ऐसे में नगरीय जनसंख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नगरीय जनसंख्या में देखिएगा, एक तो शासक होंगे और दूसरा अन्य नागरिक होंगे। शासक बोल रहे कि किले बंद शहरों में होते थे, ये आप हड़प्पा से देखते चले आ रहे हैं, है ना, कंपेयर हड़प्पा से देखते चले रहे। आज भी देखेंगे अगर शासक, तो किले में भी बंद है। वर्तमान में रायसेना हिल्स को मैं कह सकता हूँ एक तरह से किला ही है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक खुदाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या वर्तमान में भी विराजमान है, वहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या हुआ, वहाँ पे जनसंख्या का वितरण आपको अत्यधिक होने के कारण खुदाई नहीं हो पाई। फिर बोला जा रहा है कि सोने, चांदी, तांबे और हाथी दांत के बर्तन और हथियार मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हथियार किसके बने होंगे, धातु के। साथ साथ अगर देखेंगे चमकदार मृदभांड भी मिले। मृदभांड का मतलब बता चुका, मिट्टी का बर्तन। अन्य अगर देखेंगे अन्य नागरिकों को, तो बुनकर होते थे, कुछ शिल्पकार होते थे, कुछ कुम्हार, कुछ बढ़ई, कुछ धोबी, कुछ स्वर्णकार, कुछ व्यापारी। तो एक तरह से देखेंगे कि अलग अलग वर्गों का विकास होता है। इस अलग अलग वर्गों के विकास के कारण उस क्षेत्र में विविधताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और यही तो होता है नगर में। नगर में सबका काम क्या होता है, बढ़ जाता है क्रम रूप से। आगे बोल रहा है कि कभी कभी व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, और जिसे क्या कहते थे, श्रेणी कहा जाता था। मेरे दोस्त, कई बार ये एग्जाम में पूछा है कि श्रेणी क्या होता था, तो व्यापारियों का एक समूह होता था जिसे श्रेणी कहते थे। ये कच्चे माल से मटेरियल बनाकर बाजार में क्या करते थे, बेच देते थे, इसीलिए इन्हें व्यापारी या श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, उपमहाद्वीपीय और उसके बाहर का व्यापार। अगर व्यापार हो रहा था, मैं अभी तक आपको यही समझा पाया कि व्यापार हो रहा था, लेकिन कहाँ हो रहा था, किससे हो रहा था, किस मार्ग से हो रहा था। अगर ये तीन जवाब आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्यापार सच में हो रहा था और किन किन क्षेत्रों में और कैसे हो रहा था। मेरे दोस्त, 600 BC से व्यापार बढ़ने लग गया, तो अभी बोल रहा कि किस मार्ग से हो रहा है, स्थलीय मार्ग से भी होगा और जलीय मार्ग से होगा। स्थलीय मार्ग से जनरली उसी स्तर में रह जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे, भारत के स्तर में ही रह जाएगा। किंतु जलीय मार्ग की अगर बात करेंगे तो नदी मार्ग भी बढ़ रहा था उस समय। वर्तमान में भी देखे होंगे नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3 ऐसा चल रहा है ना, तो मैं बताऊंगा ज्योग्राफी में। समुद्री पोर्ट भी यहाँ पे ज्यादा था, तो समुद्री पोर्ट से क्या हो रहा था, अरब सागर से व्यापार होता था, और अरब सागर से व्यापार नॉर्थ अफ्रीका में हो रहा था, और साथ साथ वेस्ट एशिया में हो रहा था। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल की खाड़ी से व्यापार, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ व्यापार हो रहा है और चाइना में व्यापार हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश है, जनरली ताइवान देखेंगे, फिलीपींस देखेंगे, उसके बाद वियतनाम देखेंगे, उसके बाद आप कंबोडिया देखेंगे, म्यांमार को देखेंगे, साथ साथ लाओस मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा। ये सारे क्षेत्र जो हैं वो आसियान के अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैं जब आसियान पढ़ाऊंगा, आसियान में 10 देश हैं, वो सब बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। फिलहाल दिमाग में रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शासक सभी व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। क्यों व्यापारिक मार्गों पर शासक नियंत्रण करेंगे? क्योंकि शासकों को मैक्सिमम बेनिफिट वहीं से होगा, व्यापारिक मार्ग वही है। क्या वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है? क्या वर्तमान में भी अलग अलग देश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करता है? अगर नहीं करता तो फिर जिबूती पे कैसे और क्यों कब्जा जमाना चाहता है चाइना? फिर क्यों चाहता है लोग कि जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर का पूरा व्यापारिक मार्ग है उस पर कब्जा किया जाए? इसका मतलब वर्तमान में भी ये बातें प्रासंगिक है। समझ पा रहे ना? व्यापारियों से सुरक्षा हेतु धन भी लिया जाता था। वर्तमान समय में भी देखेंगे कि धन का ठीक ठाक अपव्यय किया जाता है इन सब चीजों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक। अगली बात, व्यापार बढ़ रहा था तो कहाँ से बढ़ रहा था? अरब सागर से भूमध्य सागर होते हुए आ रहे थे। मतलब अगर आप मैप में एक बार देखना चाहें मेरे साथ, तो इस तरह से अगर भारत को देखेंगे तो ये अरब सागर का क्षेत्र होगा। तो यहाँ से हम चलते थे और अदन की खाड़ी को पार करते हुए, लाल सागर को पार करते हुए इस तरह से व्यापार होता था। किंतु आप देखेंगे कि भूमध्य सागर जाने के लिए बीच में जो स्वेज नहर है वो 1850 के दशक के आसपास बनता है। अरब सागर से निकलेंगे, अदन की खाड़ी से होते हुए
लाल सागर की तरफ बढ़ते थे और इस तरह से व्यापार होता था भूमध्य सागर की तरफ, ठीक है। क्योंकि अभी एक बार और आपको समझा दूं, व्यापार जब बढ़ रहा था इसका सीधा सीधा दो मतलब है कि आयात भी बढ़ रहा होगा, निर्यात भी बढ़ रहा होगा। व्यापार का मतलब ही है आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है कुछ मंगा लेना, निर्यात का मतलब होता है कुछ भेज देना। कैसे याद रखोगे? आयात आना, तो क्या आयात क्या करते थे? अनाज कर रहे हैं, कपड़ा, पत्थर, धातु, नमक, जड़ी बूटी। मेरे दोस्त, पत्थर का मतलब नॉर्मल पत्थर नहीं जो अंगूठियों में लोग पहन रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ देखेंगे रोमन साम्राज्य से व्यापार हो रहा था, तो रोमन साम्राज्य को हम क्या करते थे? निर्यात करते थे। क्या? काली मिर्च और मसाले। आपको पता होगा कि केरला के क्षेत्र में बहुत पहले से हमारा पश्चिमी घाटी मसालों के लिए विख्यात है, जाना जाता है। और उन्हीं क्षेत्रों में तो कार्डिमम हिल्स इसीलिए नाम है, समझ पा रहे हैं ना, इलायची पहाड़ी मतलब कार्डिमम हिल्स इसी वजह से नाम है। सिक्के और राजा, व्यापार हेतु कॉइन मतलब जो व्यापार के लिए सिक्के होते थे वो आहत सिक्के होते थे। समझना होगा आहत सिक्के क्या होते हैं। आघात कर करके जो बनाया जाएगा उसी को आहत सिक्के कहेंगे, प्रतीकों को आहत पर बनाया जाता था। आगे बोलते हैं कि सिक्के यूज होता था बेसिकली चांदी और सोने का। फिर बोला कि मुद्रा व्यापार बढ़ जाएगा। रीजन, जब कॉइन से व्यापार हो रहा है, अब ये सी बात है मुद्रा व्यापार कहेंगे, वो तो वस्तु एक्सचेंज नहीं हो रहा है जो वस्तु विनिमय कहेंगे, ठीक है। तो वस्तु का एक्सचेंज जब होता है तब बोलते हैं ना वस्तु विनिमय। इसके लिए कुछ रोमन सिक्के दक्षिण भारत में मिले। इसका मतलब कि जब दक्षिण भारत का सिक्का रोमन में मिल रहा है, रोमन का सिक्का दक्षिण भारत में मिल रहा है, ये पुख्ता सबूत है कि हमारा व्यापार इनके साथ होता था। नेक्स्ट चीज अगर देखेंगे तो गोल्ड कॉइन, यही मैं आपको बताता चलूँ यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है कि गोल्ड का कॉइन सर्वप्रथम किसने चलाया? हिंद यूनानियों ने। प्योर मतलब सबसे शुद्ध किसने चलाया? कनिष्क कुषाण वंश ने। साथ साथ अगर आपसे बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन चलाया तो गुप्त वंश। ये हालांकि और भी एक बार आएगा बीच में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरूर याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार मैच कराने देगा, कई बार डायरेक्ट पूछेगा, तो अलग अलग तरीक़ों से आपसे बात करता है, पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं लिपि की समझ और अध्ययन। तो लिपि की समझ और अगर आप अध्ययन देखेंगे तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और आरामाइक लिपि, बेसिकली ये तीन लिपि बहुत ज़्यादा चल रहा था। आरामाइक में आपको बता भी चुका था कि यूनान और अफगान के क्षेत्र में चलता था, तो हमें आरामाइक लिपि के ऊपर जिक्र नहीं करना है बल्कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि पे बात करना है। तो ब्राह्मी लिपि आपको पता होगा कि अशोक के अभिलेखों से ज़्यादा मिलता है और इसके लिए भाषा क्या होता था? प्राकृत भाषा होता है। मैं आपको पहले ही चैप्टर में मतलब इस चैप्टर को पढ़ाते हुए पहले ही बता चुका कि जेम्स प्रिंसेप नामक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी ने इसके अभिलेखों को पढ़ा था और बताया था कि प्रियदर्शी लिखा हुआ है। और वो बताने वाला जेम्स प्रिंसेप यूपीएससी भी पूछा, बीपीएससी भी पूछा, ना जाने कितनी एग्जाम कितनी बार पूछा। मैं समझता हूँ आपके दिमाग में पहले से भी होगा, फिर भी इसको जरूर आप सेट कर लीजिए अगर नहीं है तो। अगली बात अगर आप देखेंगे तो खरोष्टी लिपि, खरोष्टी पश्चिमोत्तर अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। साथ साथ हिंद यूनान शासकों द्वारा बनाए गए कॉइन से भी जानकारी मिलता है इस लिपि के बारे में, खरोष्टी के बारे में, ठीक है। और कॉइन्स में राजाओं का नाम लिखा हुआ था। जो सिक्के होते थे उसमें राजाओं का नाम लिखा जाता था। क्यों ऐसा लिखा जाता था राजाओं का नाम? क्योंकि वो अपनी प्रसिद्धि बताते थे। मेरे दोस्त एक बात बताता चलूं, जितना ज़्यादा सिक्कों में जितने ज़्यादा राजाओं का नाम है और जितना ज़्यादा सिक्कों में सोने का इस्तेमाल किया जाता है या चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, वो राजा अपने वर्चस्व को व्यक्त करने के लिए ऐसा करते थे। जिसकी सिक्के दमदार है माना जाता था कि उसकी शक्ति ज़्यादा है। तो सिक्के उस समय उसकी शक्ति का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि अगर राजा का सिक्का ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा प्रचलित है, इसका मतलब वो शासक, वो राजा उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है और ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अगली बात देखिएगा, वर्तमान समय में ये प्रासंगिक है। मैं बोलूँगा हाँ, डॉलर को आप देख लीजिए, सारी करेंसी पे भारी है, इसका मतलब डॉलर का बोलबाला है, इसी तरीके से, कुछ और नहीं। फिर बोल रहा है कि अभिलेखों से अर्थ कैसे और अभिलेखों की सीमाएं। दो बात समझिए, जो अभिलेख लिखा जाता था, मैं आपको पहले ही बताया कि अभिलेख और शिलालेख, इन दोनों में इतनी सी बात की अंतर है कि शिलालेख पत्थरों पर लिखा जाता था और अभिलेख जनरली किसी बर्तनों के ऊपर या किसी अन्य धातु के ऊपर, ठीक है। तो दिमाग में रखना है, अभिलेख की बात हो रहा है। तो बोल रहा है अभिलेख, अशोक सम्राट की जानकारी अत्यधिक मिलती है अभिलेखों से, ये बात सत्य है। साथ साथ इसी अभिलेख में देवानामपीरी या प्रियदर्शी मिला था, जिसका अध्ययन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। क्लियर ना? नेक्स्ट, अभिलेखों की सीमाएं। दोस्तों, अभिलेख पढ़ के क्या आप उस क्षेत्र के इतिहास की सही जानकारी दे पाएंगे? सोच के देखिए, मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट। शायद नहीं, क्योंकि अभिलेखों में
वही लिखा जाता था जो राजा लिखना चाहता था। इसका मतलब समाज की प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिबिंब आपको अभिलेख में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? वो अलग स्रोत है। तो अभिलेख को बोला जाता है इसीलिए कि वो सीमित है। अभिलेखों से जानकारी मिलती है किंतु पूरे साम्राज्य की जानकारी नहीं मिलती। कैसे कि नहीं मिलती वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, तो अभिलेखों से बोल रहा है कि सीमाएं कभी कभी अक्षर स्पष्ट नहीं होते थे। पुराने अभिलेख है भाई, टूट गए हैं, अक्षर स्पष्ट नहीं होते, तो उसकी जो मर्म लिखी हुई है, जो उसकी बातें प्रकट होती है, वो आप फील नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कहता है कि वास्तविक इसका अर्थ नहीं समझ आता था। ऐसे में जब जो इतिहास लिखने वाले होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तीसरी बात मैं अगर करूं तो अभिलेखों से शासकों के बारे में पढ़ा जा सका। मतलब अभिलेखों से शासकों के बारे में जानकारी तो मिला किंतु समाज के प्रत्येक वर्ग की जानकारी नहीं मिला दोस्त। क्लियर है? और अगली बात देखेंगे तो रोजमर्रा की स्थिति, सामाजिक स्थिति का पता नहीं चलता है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिवस, प्रत्येक त्योहार को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, कैसे वहाँ का जीवन यापन चलता था, यह अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो ऐसे में अभिलेख सीमित ही तो है, अभिलेख की सीमाएं ही तो है। तो इसी समझा रहा हूँ। अगली बात देखेंगे और अंतिम, विशेष व्यक्ति और विशेष अवसरों की ही उचित जानकारी मिलती है, सबकी नहीं। इसका मतलब अभिलेख हमें पूरी इतिहास की जानकारी नहीं दे पाती, कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं को मैं आपको समझाने की कोशिश किया और इन्हीं सीमाओं के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है मेरे तरफ से। आपको अगर समाप्त करना है सही तरीके से, और अगर आप नए जुड़े हैं मेरे दोस्त, शुरू से सिलसिलेवार तरीके से देखिए, इतिहास एकदम समझ में आएगा और इतिहास आसानी से समझ में आएगा और इतिहास की समझ आपकी बढ़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। दोस्तों, जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल की विविधता को समझिए। इस चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, फील कराया जाता है। हमारा और हमारी टीम का एकमात्र उद्देश्य है आप सब्जेक्ट को महसूस करें, आप देखें उसको, आप मतलब फील करें। साथ साथ अगर किसी टॉपिक को मेरे साथ आप पढ़ते हो, वर्तमान में उसे जोड़ें। अगर नहीं जोड़ पा रहे हो, शायद आप नहीं सीख पा रहे हो। अगर वर्तमान की परिस्थिति से इतिहास को जोड़ें और अगर वर्तमान की परिस्थिति से आप भूगोल को, ज्योग्राफी को जोड़ लिए, उस दिन सच्ची अर्थों में आप सीख रहे हो। और यही तरीका है जीने का, और यही तरीका है सीखने का, और यही तरीका है सिखाने का। मैं अपने तरीके पे थोड़ा भरोसा करता हूँ और फिर भी मैं लोगों से अपील करता रहता हूँ कि आपको भी अगर कोई अच्छी तरीका समझ में आए ज़रूर बताइए। आपका हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। आप सजेशन देंगे, ज़रूर देंगे, आप सब सक्षम हैं। अगर लगे ऐसा कुछ, जाइए कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक बात और बता दूं, जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दिया हुआ है, बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाएं और उस चैनल पे जाकर मतलब जाएं और आनंद ले सारी वीडियोज़ का। और मैं जानता हूँ आप दोस्तों को शेयर करते रहिए। और ज्ञान गंगा चैनल में लगभग 1K सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो एक अचीवमेंट हमारी है और आपकी है। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने काम किया मेरे साथ, तभी आज हम इस मुकाम पे हैं और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। अपनी परिवार बड़ा होता रहेगा, अपनी परिवार का विस्तार होता रहेगा। और अगर मैं सक्षम हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप लोग से इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगा, आप दोस्तों को शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचने दें जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर एक व्यक्ति के लिए मैं कुछ कर सकूं, भारत के हर एक नागरिकों के लिए कुछ कर सकूं, इतनी उम्मीद लेके मैं जी रहा हूं। और इतनी उम्मीद लेके मैं आपके सामने हमेशा हर दिन 2 बार आ रहा हूं, ताकि मैं लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण वीडियोज देकर उनमें एक संबल नागरिक बनाने की क्षमता को बढ़ा सकूं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे शाम में। थैंक यू, धन्यवाद।